हम लोग ओम्स लॉ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, ओम्स लॉ का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? अच्छा, उसके अलावा और कुछ होता है? इसके अलावा और कुछ नहीं पता। ओम्स लॉ के बारे में कुछ नहीं जानती है। कुछ नहीं जानती है तो हम क्या बताएं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। अच्छा, रेजिस्टेंस रजिस्टर क्या होता है उसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? किस स्कूल में पढ़े थे लेकिन याद नहीं आ रहा है ना ये। लंबा चौड़ा जो पढ़ाए थे कुछ याद नहीं। देखिए, ओम्स में क्या कहता है कि जैसे आपको उस दिन एग्जाम्पल दिए थे ना कि कोई पानी जो है तो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर गिरता है नहीं, और तो कोई भी चीज जो है वो ऊपर से नीचे की ओर ही फ्लो होता है नहीं। तो यही कंसेप्ट पे ओम्स ने एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर ओम। क्या नाम था उनका? उनका नाम था जॉर्ज साइमन अलेक्जेंडर ओम, ठीक है। हम्म, उनका क्या नाम था? जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया। कोई भी चीज को देखते थे ना कि कोई भी चीज जो है ना, अगर मान लो ये हाइट पे है और कोई चीज नीचे है तो ऊपर से पानी गिराने पे ये हाइट से नीचे की ओर ही आता था, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से उन्होंने दो करंट को लिया। एक एक चार्ज लिया, इसका 20 कूलम चार्ज है, एक पे 2 कूलम चार्ज है। फिर उन्होंने दोनों के बीच में कंडक्ट एक वायर लगा दिया। तो वो क्या देखते हैं कि 2 कूलम चार्ज से करंट जो है, ये 20 कूलम चार्ज से करंट जो है 2 कूलम में फ्लो कर रहा है। मीन्स ये ज्यादा है, ये हाई पोटेंशियल का है, ये लो पोटेंशियल का है। यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चीजें फॉलो कर रहा है। इसी से उन्होंने एक क्या दिया, एक लॉ दिया। उस लॉ को हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। एक्सपेरिमेंट कर करके उन्होंने एक ओम्स लॉ दिया, उस लॉ को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। क्या कहता है ओम्स लॉ का डिफिनेशन? क्या कहता है ओम्स लॉ का डिफिनेशन? ये कहता है ना कि इलेक्ट्रिक करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the end of conductor
एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कह रहा है किसी कांस्टेंट टेम्परेचर से जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा। इसका मतलब ये होगा ना कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y, यानी किसी भी कंडक्टर में अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी उसमें क्या होगा, ज़्यादा फ्लो होगा। जैसे आपका मोबाइल का बैटरी जो है 0% चार्ज है तो आपका मोबाइल का पोटेंशियल क्या है, कम है। आ रहा समझ में। और आपके बोर्ड में चार्जिंग पूरा है, ठीक है, आपके बोर्ड में मतलब इलेक्ट्रिसिटी पूरा है, ठीक है। तो मोबाइल में और बोर्ड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो गया कि नहीं, क्योंकि क्योंकि मोबाइल में चार्ज कम है मतलब जीरो है, इलेक्ट्रिक बोर्ड में चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो गया। जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो गया तो जैसे ही आप उसमें चार्जर कनेक्ट कीजिएगा तुरंत तुरंत आपका बोर्ड से इलेक्ट्रिसिटी मोबाइल में फ्लो होगा और आपका मोबाइल तुरंत चार्ज कर देगा। मीन्स अगर आपका जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना कम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। गॉट इट। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया, या फिर अब इसे ऐसे भी कहीं कहीं लिख सकता है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी जितना ज़्यादा करंट होगा तो बात बराबर है। तो हम लोग यही चल के लेकर चलते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, इसी को ओम्स लॉ बोला गया। ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है ओम्स लॉ का, और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो आता है R, तो V इक्वल टू आर आई। और R को बोला जाता है कांस्टेंट। R जो होता है कांस्टेंट होता है, और R को हम लोग कांस्टेंट होता है और इसको हम लोग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। हाँ रेजिस्टेंस बोलते हैं, कहीं कहीं इसका नाम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी कहलाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बात बराबर ही है, ठीक है। तो हम लोग का ओम्स लॉ का फॉर्मूला आ गया, क्या ओम्स लॉ का फॉर्मूला आ गया, V इक्वल टू आई इंटू आर, जहाँ पे V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, I का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, और R का मतलब होता है रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ठीक है। कुछ भी बोलिए, गॉट इट। कोई दिक्कत, एवरीथिंग इज फाइन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइला अभी तक नहीं आई ना, सो रही होगी वो। चलिए ले लीजिए। अब देखिए छोटे, हमारे पास फार्मूला आ गया ये रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस, ठीक है। हेलो, हाँ साइला क्लास के लिए नहीं आई। अच्छा अच्छा, सोई हुई है क्या, ठीक है कोई नहीं। अब देखिए तो हम लोग रेजिस्टेंस, सॉरी हमने फार्मूला देखा पावर सेटिंग हो जाएगा, V इक्वल टू आई इंटू आर। अब यहाँ से ना तीन फार्मूला बन सकते हैं, कितने फार्मूला बन सकते हैं हम लोग का, V
गॉट 3 फार्मूला फ्रॉम हियर, ठीक है। तो 3 फार्मूला बन सकते हैं, एक v बराबर आई आर बन सकते हैं। तो एक बन जाएगा आई बराबर v अपॉन आर, एक बन जाएगा आर अपॉन v अपॉन आई, ठीक है। ये तीनों फार्मूला हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए ओम्स लॉ का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ये होता है भी, ये लाइन भी को शो करता है और ये लाइन आर को शो करता है, और ये स्ट्रेट लाइन जो है रेजिस्टेंस को शो करता है। किसको शो करता है? रेजिस्टेंस को शो करता है, आर को। सॉरी, ये आई है ना, ये आई को शो करता है, ये वी को शो करता है, ये आर को शो करता है। यही वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई का ग्राफ है। इसी को हम लोग ग्राफ्स ऑफ ओम्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बेसिकली हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल होता है, ठीक है। अब देखिए रेजिस्टेंस जो होता है ना, ये एक प्रॉपर्टी होता है कोई भी मटेरियल का। क्या किसी क्या चीज होता है? हाँ, कोई भी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। और ये किसी, जैसे आप प्लास्टिक का वायर ले लीजिए, तो हर मटेरियल में ना एक प्रॉपर्टी होता है कि जब उससे चार्ज फ्लो करता है ना, तो उस चार्ज फ्लो को रोकने का काम करता है, उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं भी, ठीक है। जैसे आपके तार है, तो कोई भी, जैसे आप घर में यूज करती होगी, तो मम्मी बोलती होगी, या फिर आपने अपने आपका घर बनाना है, तो मम्मी ने इलेक्ट्रिकल वायरिंग वाला को बुलाया होगा, तो बोला होगा कि आप एल्युमिनियम का तार लगाइएगा कि कॉपर का लगाइएगा। तो मम्मी ने पूछा होगा कि कौन सा सही रहेगा, कौन सा सस्ता पड़ेगा, कौन सा सही रहेगा। तो बताया होगा कि एल्युमिनियम वाला सस्ता पड़ेगा बट वो बेकार है, कॉपर वाला महंगा पड़ेगा बट बढ़िया है। तो क्यों ऐसा बोला? क्योंकि कॉपर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ना, तो कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस का मतलब रोक। जैसे आप स्कूल जाने में बहुत सारा रेजिस्टेंस मिलता है। जैसे मान लीजिए आप लड़की है, 15 साल की, 14 साल की लड़की है, और आप स्कूल जा रही है, तो बहुत सारे लड़का आपको छेड़ रहे हैं। तो क्या हुआ, आपके रास्ता में रेजिस्टेंस कौन बना? लड़का बना। कोई लड़का आपको पीछा कर रहा है, कोई लड़का आपको कुछ बोल रहा है, कोई आई लव यू बोल रहा है, कोई कुछ कुछ कुछ, यानी बहुत ज्यादा लड़का आपको परेशान कर रहा है। तो सारे के सारे लड़का जो है आपके रास्ता में रेजिस्टेंस बन गए। सेम उसी तरीके से किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो उस इलेक्ट्रिक करंट के साथ उस वायर में, आपको पता है ना कि कोई भी चीज 3 चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और भी कुछ उसमें मेटल एलिमेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो केवल इलेक्ट्रॉन ही ना फॉलो करता है, बाकी सब तो इसी तरह रहता है। तो बाकी सब चीज इलेक्ट्रॉन को रोकने का कोशिश करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में बाधा देता है, रोकने का कोशिश करता है, उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो सबसे कम रेजिस्टेंस होता है सिल्वर के वायर में। तो सिल्वर का वायर तो हम लोग बना खरीद लगा नहीं सकते घरों में, क्योंकि चांदी बहुत महंगा है। तो चांदी से सस्ता आता है कॉपर। तो कॉपर के वायर में रेजिस्टेंस चांदी के बाद होता है अच्छा। तो हम लोग कॉपर के वायर में रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए हम लोग घरों में कॉपर यूज करते हैं, एल्युमिनियम का यूज नहीं करते, क्योंकि एल्युमिनियम में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। आ गया समझ? क्या समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू resist the flow of
चार्जेस वो एक, ठीक है। यानी ये किसी भी कंडक्टर का प्रॉपर्टी है कि जब उस कंडक्टर से चार्ज फ्लो हो तो उसको रेजिस्ट करे। रेजिस्ट का मतलब रोकना। समझ रही है कि नहीं हो? ये आपका फॉर्मूला डिफिनेशन हो गया। इसका डिफिनेशन हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग। अभी कैसे होगा बता देंगे। क्योंकि इट इज द रेशियो, क्यों रेशियो बोल रहे हैं? क्योंकि आर बराबर वी अपॉन आई है। वी अपॉन आई क्या है? रेशियो है ना, वी अपॉन आई। ऐसे जो लिखा रहता है वो रेशियो कहलाता है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के रेशियो को भी हम लोग रेजिस्टेंस बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंसानी ध्यान दीजिएगा छोटे। अब देखिए इसका ऐसा यूनिट क्या होता है। सबसे पहले ऐसा यूनिट से पहले फॉर्मूला पढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है आर बराबर वी अपॉन आई, जहाँ पे आर रेजिस्टेंस ऑफ वायर कहलाता है, वायर या मटेरियल जो भी हो। वी पोटेंशियल डिफरेंस होता है और आई जो है इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। आपको समझ में आ रहा है छोटी? अब देखिए हम लोग का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया आर बराबर वी अपॉन आई। अब देखिए छोटी, इसका यूनिट भी तो कुछ होता होगा ना। तो इसका ऐसा यूनिट आपका क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट आपका होता है ओम। ओम का सिंबल इस तरीके से होता है क्योंकि इन्होंने इसको कौन दिया था? ओम ने ओम दिया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया। इसका मतलब रेजिस्टेंस को ओम से रिप्रेजेंट, सॉरी रेजिस्टेंस का मतलब वो ऐसा यूनिट ओम होता है, ठीक है। और ये ओम का सिंबल है जिसको हम लोग ओमेगा, इस ओम के सिंबल को ओमेगा बोला जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ। तो अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि 1 ओम का रेजिस्टेंस हो को कैसे बोलेंगे, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन 1 एम्पियर का करंट जो होगा वो 1 ओम का रेजिस्टेंस बनाएगा नहीं। आ रहा ना समझ में? कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी, डिफिकल्टी है तो बताइए। ओके वेरी गुड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। ले ली छोटे? चलिए अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम ना, अगर आपसे कोई पूछे कि चूहा आप बताओ कि 1 ओम रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम इसका डिफिनेशन आपको लिख दे रहे हैं। हालांकि आप तो समझ गए कि 1 ओम किसे बोलेंगे, 1 वोल्ट पर एम्पियर को 1 ओम का रेजिस्टेंस बोलेंगे। और इसका डिफिनेशन ऐसे लिखिएगा, तो इट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए वायर it is resistance offered by a wire where 1 ampere current follow with 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसको अगर लिखना होगा 1 ओम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। आगे समझ में? कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अच्छा, एक प्लास्टिक में और एक
आयरन में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? एक प्लास्टिक के कोई ऑब्जेक्ट है और एक कोई मेटल का ऑब्जेक्ट है, तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? हाँ वेरी गुड, क्योंकि प्लास्टिक से तो करंट बिल्कुल ही पास नहीं होता है, तो प्लास्टिक का ही रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हो ना ईशानी? ओके, जहाँ नहीं समझ में आएगा तुरंत बोलिएगा, डरिएगा मत। नहीं डरना है, नहीं शर्माना है, ठीक है? बिल्कुल। क्लास की क्लास की ऐसा नहीं कि क्लास में टीचर से नहीं पूछ पाते हैं, वो डांट देते हैं, वैसा मेरे साथ नहीं। आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप मुझे अपने बड़े भाई की तरह ट्रीट कीजिएगा, हम आपके बिल्कुल बड़े भाई की तरह है। जब भी कोई डाउट हो कहीं पे भी तुरंत पूछिए, जरूरी नहीं कि पढ़ाई से रिलेटेड, और भी कोई से रिलेटेड आप लाइफ में कभी कंफ्यूज हो गई कोई भी डिसीजन लेने में, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आप सोचिए कि हम आपके भाई की तरह हमेशा आपके साथ खड़े हैं, ठीक? चलिए इधर देखिए। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ना कि ये रेजिस्टेंस जो है कुछ चीजों पे डिपेंड करती है, तो ये क्या क्या चीजों पे डिपेंड करती है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है? फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। कौन कौन सा फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है? तो सबसे पहला फैक्टर है ना कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है? नहीं नहीं, थिकनेस उस पे भी डिपेंड करता है, वो बताएंगे। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर पे, ठीक है? यानी कंडक्टर का साइज कितना है, कंडक्टर का शेप कितना है, उस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है? फिर दूसरा जो है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है? किस चीज पे? टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, ठीक है? और यहाँ पे भी साइज एंड शेप पर भी डिपेंड करता है, ठीक है? साइज एंड शेप इन द सेंस कि रेजिस्टेंस इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर किसी भी वायर का लेंथ ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल देते हैं कि आपको सुबह सुबह उठती है आप 6 बजे, और 6 बजे से आपको 50 किलोमीटर का दूरी तय करना है। और आप मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं, तो आप मान लीजिए 5 बजे उठती है, तो मान लीजिए 5 बजे उठकर आपको एक दिन जाना है 200 किलोमीटर दूर, एक दिन जाना है 50 किलोमीटर दूर। तो बताइए 200 किलोमीटर दूर जाइएगा तब ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा कि 50 किलोमीटर दूर जाइएगा तब ज्यादा ट्रैफिक ट्रैफिक मिलेगा? जाहिर सी बात है 200, क्योंकि 200 दूर जितना ज्यादा ट्रेवल कीजिएगा उतना ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा। तो सेम उसी तरीके से रेजिस्टेंस जो होता है ना लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे लेल का मतलब होता है, एल का मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर शेप एंड साइज में ही ना आ गया। तो अगर किसी भी वायर का लेंथ ज्यादा होगा तो उसमें रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो भी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कम होगा तो कम होगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा, ठीक है? और फिर तीसरा होता है नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक? नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ मटेरियल कैसा है। यानी मटेरियल का नेचर जो है वो एल्युमिनियम है कि सिल्वर है
कि गोल्ड है कि आयरन है, ये किस तरीके का मेटल है, उसका नेचर कैसा है। जैसे बहुत सारे अलग अलग नेचर के लोग होते हैं ना, जैसे एक आप हो किसान, आपका नेचर अलग है, कोई और होगा उसका नेचर अलग है, कोई और होगा उसका नेचर अलग है। जैसे आपका नेचर है मम्मी तुरंत डांट देती है तो तुरंत आप रोना स्टार्ट कर देती है। कोई हमारे जैसा थेथर होगा, मम्मी डांटती रहेगी तो रोएगा ही नहीं। आ रहा है समझ में? तो हर किसी का। अच्छा अच्छा, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि आप डांटती है मम्मी तो रो देती है, मेरा कोई ना मम्मी डांटती है तो मैं थेथर की तरह हूँ, रोता भी नहीं हूँ। साइला जो है अपने मम्मी से ही लड़ लेती है। हर किसी का अलग अलग नेचर होता है, तो यहाँ पे नेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक बाबू कोई दिक्कत है तो बताइए आप। चलिए तो आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग रजिस्टिविटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी, डिफिकल्टी तो नहीं ना है? चलिए, रजिस्टिविटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। रजिस्टिविटी को इस तरीके के सिंबल से डिनोट किया जाता है जिसको हम लोग रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। इसको भी रुकिए, ऐसा भी मत करिए इसको। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट चीज, जैसे कि उसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला एक पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि ये रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक। फिर दूसरा, रेजिस्टेंस जो है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ कंडक्टर यानी थिकनेस, वायर का थिकनेस, यानी जैसे ये वायर है तो इस वायर का कितना मोटाई है, ये वाला इसका एरिया, ठीक है। ये एरिया यही ना है, इसी को थिकनेस बोलते हैं कि वायर कितना मोटा है, ठीक है। तो उसी को एरिया ऑफ कंडक्टर को हम लोग थिकनेस भी बोलते हैं या फिर एरिया भी बोलते हैं। तो ये समझाने के लिए हम थिकनेस बोल दिए, उसको एरिया बोलते हैं। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसको आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a लिखते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान, ठीक है। और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 2 को ऐड करेंगे। देखिए आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/a आ गया, ठीक है। और ये जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा ना, एक सिंबल आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो, RHO। ये L/a आ गया, और इसको हम लोग बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? RHO। और इसका नाम है रो, इस सिंबल का नाम है रो।
लेकिन इस सिंबल का नाम रो है, लेकिन ये सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टिविटी को। किसको? रेजिस्टिविटी को। ये रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, हम लोग का ये रेजिस्टेंस का एक और फार्मूला बन गया। लेकिन इसी से हम लोग रेजिस्टिविटी का फार्मूला डिराइव करेंगे। यहाँ पे ये जो रो है, ये रो क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ वायर है। इसी रेजिस्टिविटी को ना कहीं कहीं पे लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई पूछे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टिविटी को ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। और यहाँ पे जो आपका एल है, एल जो है लेंथ ऑफ वायर है, लेंथ ऑफ वायर है। और एरिया जो है, ए जो है एरिया ऑफ वायर है। ठीक है, यानी थिकनेस है। और जो आपका आर है वो रेजिस्टेंस है। यहाँ तक समझ में आया तो यस सर बोलिए। गया ना? कोई दिक्कत? हाँ बिल्कुल, आप लीजिए स्क्रीनशॉट। फोन बाजा था, भोजपुरी बोला था, रुका तो। हम्म। आपका जिला भोजपुर पड़ता है क्या? अच्छा अच्छा। अच्छा, भोजपुर जिला के अंदर एक आरा एक जगह है नहीं? तो फिर बक्सर एक अलग जिला है नहीं? अच्छा। हम्म। चलिए कोई नहीं, इंशाल्लाह अगले साल आपसे मिलेंगे। जब भी फ्री हो उधर आते हैं तो आपसे मिलेंगे। हम्म। नहीं, अगर मैं अभी भैया के ससुराल कभी भी आऊंगा ना, तो आपके पास आऊंगा। अगर उनके ससुराल आना नहीं भी हुआ, क्योंकि उनके ससुराल वाले लोग ना वहाँ रहते नहीं हैं, वो लोग बाहर रहते हैं। तो आप अच्छा मार्क्स लाओ 10th में, उसके बाद 10th में आप अच्छा मार्क्स लाओगे तो मैं आपके पास आऊंगा मिठाई खाने। ठीक है? आपके पास फिर भी आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं आएगा। क्यों बोलेगी भाई, नहीं बोलेगी। अब देखिए रजिस्टिविटी अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली। तो रजिस्टिविटी जो हम लोग का आया है, ये फॉर्मूला से आया है, आर बराबर रो एल अपॉन ए। लेकिन अब हमें ये तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया ना, हमें रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालना है। तो अब देखिए रेजिस्टिविटी के फॉर्मूला के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आर इंटू ए इधर चला जाएगा, और रो इंटू एल इधर आ जाएगा। तो रो बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? आर ए अपॉन एल। ये हम लोग का स्पेशल रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, जहाँ पे आपको मालूम ही है कि ये रो जो है ये रेजिस्टिविटी है, ये आर जो है रेजिस्टेंस है, और ए जो है एरिया या थिकनेस ऑफ वायर है, और एल जो है लेंथ ऑफ वायर है। अब देखिए बेसिकली रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में बहुत छोटा सा डिफरेंट है, बहुत छोटा सा डिफरेंट है। बेसिकली अगर बाई द वे कोई ऐसा वायर जिसका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो, मान लीजिए एक वायर है, और जिसका एरिया, ये वाला एरिया
1 मीटर स्क्वायर हो और ये वाला लेंथ जो है ये 1 मीटर हो, यानी 1 मीटर लेंथ हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो इसमें जो रेजिस्टेंस होगा ना, इसी रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो बेसिकली रेजिस्टिविटी किसे बोलेंगे, तो रेजिस्टिविटी जो है 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाले और 1 मीटर लेंथ वाले कोई भी रेजिस्टेंस होगा ना, उसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलेंगे। गॉट इट? थोड़ा सा फर्स्ट टाइम ऑकवर्ड लग रहा होगा कि सर दोनों सेम कैसे हो सकता है। सेम नहीं है। रेजिस्टिविटी हम लोग उसको बोलेंगे कि कोई ऐसा वायर जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और जिसका लंबाई भी 1 मीटर हो, तो उतना ही 1 मीटर लंबा और 1 मीटर एरिया स्क्वायर वाले वायर का जितना रेजिस्टेंस होगा ना, उस रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी बोलेंगे। अगर उससे ज्यादा हो गया तो फिर रेजिस्टिविटी नहीं बोलेंगे। ठीक है? नहीं समझ में आया? हेलो? नहीं समझ में आया? ओके। कह रहा है ना कि जैसे मान लीजिए वायर तो बहुत बड़ा बड़ा हो सकता है कि नहीं? मान लीजिए इतना बड़ा वायर है जिसका लेंथ है 5 मीटर, ठीक है, और इसका एरिया जो है 2 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसमें इसमें रेजिस्टेंस होगा, क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई वायर जो है 1 मीटर का है और इसका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर का है, ठीक है, तो इस 1 मीटर वाले वायर में और 1 मीटर स्क्वायर वाले वायर में जो रेजिस्टेंस होगा ना, उसके रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। हाँ, तो रेजिस्टिविटी का डिफिनेशन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। हालांकि इसमें बस ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, ये डिफिनेशन वगैरह कोई पूछेगा नहीं। ठीक है? तो बस ये फॉर्मूला पे क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से बहुत हेवी हेवी क्वेश्चन बनेगा। ये इस चैप्टर का सबसे टफ चीज है, अगर ये समझ में आ गया तो फिर बाकी पूरे चैप्टर इजी है। खाना खा ले रहे? नहीं नहीं, अभी मत लीजिए। आप देखिए इसका ऐसा ही तो भी बताना दीजिए। इसका ऐसा यूनिट होता है ओम इंटू मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। तो ओम इंटू मीटर यानी इसको हम लोग ओम मीटर बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब और बताइए, समझ आया कि नहीं अभी? हाँ बिल्कुल। आप देखिए इस इसके बारे में कुछ और बातें बता दे रहे हैं, ये किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। फैक्टर ऑन विच किस किस फैक्टर पर रजिस्टिविटी डिपेंड करता है, तो पहला आपका हो गया, ये जो है केवल एक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है।
ये टेम्परेचर पे डिपेंड्स करता है। दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेचर ऑफ मटेरियल की वो नेचर मटेरियल किसका है, सिल्वर का है, गोल्ड का है, आयरन का है, किस चीज का है। बस यही दो ही चीजों पे डिपेंड करता है ये, और बाकी चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि पिछले क्लास में पिछले रेजिस्टेंस में देखे थे कि रेजिस्टेंस जो था वो क्या चीज पे डिपेंड करता था, शेप एंड साइज पे डिपेंड करता था, नहीं। बट रेजिस्टिविटी जो है शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता है। हम इसे लिख देते हैं ताकि आप भूलिएगा नहीं, डिपेंड नहीं करता है। शेप एंड साइज को जियोमेट्रिकल शेप भी बोला जाता है। जियोमेट्रिकल शेप पर भी डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि शेप एंड साइज को भी जियोमेट्रिकल शेप बोला जाता है। तो आपसे अगर घुमा कर पूछे जियोमेट्रिकल शेप, तो याद रखिएगा कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पे ही डिपेंड करता है, शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता है। शेप एंड साइज में लेंथ भी आ गया, एरिया भी आ गया, इन सब में से कोई चीजों पे डिपेंड नहीं करता। इसे आप अपने नोट्स में अच्छे से लिख लीजिएगा ताकि आप भूले नहीं। हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में, बट आपको ये ध्यान रखना है कि द कंफ्यूजन मस्ट नॉट बी देयर। अच्छा ठीक है, नहीं ध्यान रखना है वरना मारेंगे। हाँ शेप साइज, बिल्कुल बिल्कुल। करता था नहीं, करता है। तुम इस तरह से मेरे जिंदगी में शामिल। हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। हम्म। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि काफी सारा चीज पढ़ा दिए। और बताइए, कुछ चीज पूछना है तो पूछ लीजिए। क्या? आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, अच्छी बात है। कोई डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। तो मिले फिर कल। सच में ना? चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।